Today we discuss about vapor pressure, class 12th, chapter solution. क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर जानने से पहले हम इवोपरेशंस को समझेंगे कि इवोपरेशंस क्या होता है। इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशंस जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और उस काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज होने के वजह से उसमें वेपर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इवोपरेशन का जो प्रक्रिया होता है वो ओपन कंटेनर में ही जनरली ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे वेपर प्रेशर्स की। वेपर प्रेशर्स की जब भी बात करेंगे हम ओनली क्लोज कंटेनर्स की बात करेंगे। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का अचीव करना होता है तो हम क्लोज वेसल्स का यूज करते हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या है वेपर प्रेशर? ये अगर हमारे पास कोई कंटेनर है और इसमें यहाँ तक वाटर है और यहाँ पे वेपर्स ऐसे निकल रहा है इस फॉर्म में, तो ये क्लोज कंटेनर है। कैसा कंटेनर है? क्लोज कंटेनर है। अगर क्लोज कंटेनर होगा तो ये वेपर्स ऊपर के तरफ जा रहे होंगे, लेकिन इसमें एक नीचे के तरफ भी फोर्स लग रहा होगा और इस वेपर्स के द्वारा इस लिक्विड सरफेस पे जितना फोर्स लगाया जा रहा होगा वही फोर्स क्या है? वेपर प्रेशर है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर्स ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। ऐसे सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स सॉल्यूशन, जिसमें हमारा आज डिस्कस करेंगे हम मेन टॉपिक हमारा होगा राउल्ट्स लॉ। इसमें राउल्ट्स लॉ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर्स के थ्रू। तो आइए जानते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। दो वोलेटाइल लिक्विड्स के वेपर प्रेशर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल्स ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो इजीली इवोपरेट हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। वेपर those compounds are easily evaporates are known as volatiles। क्लास 12th में जो भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे तो दो चीज़ें बार बार आनी हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल जो इजीली इवोपरेट या वेपर्स के फॉर्म में बदल जाते हैं उन्हें हम वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल्स की बात करें, नॉन वोलेटाइल्स में हमें जनरली इस क्लास में यूरिया, शुगर
ग्लूकोज, इन सब चीज़ों के बारे में जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आपको इन्हीं सब का दिया होगा, तो आप वहाँ पे उसका मास भी याद रखेंगे। 60, 342 और 180 ग्राम इनका मास होता है। आप निकाल भी सकते हैं, मोलर मास डिटरमाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद रहता है तो आपको काफ़ी आसानी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, जिससे कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो आज हम जानेंगे वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, जिसमें हम कंसीडर करेंगे P1 और P2। दो कंपोनेंट होगा हमारा P1 और P2, क्लोज कंटेनर में लेंगे। P1 और P2 क्या होगा? वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट और P2 क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। और एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे राउल्ट्स, 1886 में इन्होंने एक लॉ दिया और कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। बात समझिएगा, उन्होंने क्या कहा था? राउल्ट्स का लॉ क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कहने का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच component is directly proportional to the mole fraction of that component। ये था राउल्ट्स का लॉ। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ solution is directly proportional to the mole fraction of that component। राउल्ट्स लॉ यही कहता है। राउल्ट्स लॉ क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है? दो कंपोनेंट्स लिए हैं। तो दो कंपोनेंट्स लिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग अब हम समझते हैं और एक फार्मूला डिराइव करते हैं, जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X, ये तो है। हियर P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इससे पहले हम कुछ फैक्टर्स जान लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? द फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, और देन तब फार्मूले को हम डिराइव करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो आइए जान लेते हैं, देन फार्मूले को डिराइव करते हैं। वेपर प्रेशर फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर्स को हमारे चेंज करते हैं, जिससे वेपर प्रेशर्स में बदलाव आता है? पहला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की बात करें तो ये कैसे वैरी करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। बात समझिए कैसे। अगर हमारे पास वाटर हो और एथेनॉल हो तो जल्दी इवोपरेट एथेनॉल होगा, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। एग्जाम्पल अगर हम लें H2O और C2H5OH, तो इसमें इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर का? टेम्परेचर T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड तेजी से इवोपरेट होना चालू हो जाएगा। तो जितना तेजी से लिक्विड इवोपरेट होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इससे हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। इज इन क्लियर? अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा वो जल्दी वेपर प्रेशर नहीं लगाएगा, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर जाने पे ही वेपर्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं जनरल सा, आप जानते होंगे एक केमिकल होता है एसीटोन। नाम आपने सुना होगा एसीटोन। एसीटोन एक ऐसा केमिकल है जो 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवोपरेट हो जाता है, और वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवोपरेट होता है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर 68 डिग्री पे कोई चीज़ इवोपरेट हो रही है और एक चीज़ है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवोपरेट हो रही है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो ये पहले ही वेपर फॉर्म करना चालू कर देगा। तो जितना लो बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर भी होगा उस कंपोनेंट का। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, एक बात और जान लें, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, प्योर कंपोनेंट वेपर प्रेशर इज ऑलवेज हायर देन सॉल्यूशन। ये क्या है? प्योर कंपोनेंट वेपर प्रेशर इज ऑलवेज हायर देन द सॉल्यूशन। ये कह रहा है अगर हमारे पास वाटर है और वाटर में कुछ मिलाया नहीं गया है, सॉल्यूशन नहीं बनाया गया है, जब तक सॉल्यूशन नहीं बनाया गया है तो वाटर का वेपर प्रेशर, प्योर फॉर्म में जब वाटर है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू द सॉल्यूशन। जब किसी भी लिक्विड का सॉल्यूशन बना लेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा कंपेयर टू द प्योर। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज ज़्यादा होता है। ये बात आपको
याद रखनी है। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स थे जो आपको मैंने बताया। एक बार मैं क्विक बता देता हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होता है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ज़्यादा है तो वो लिक्विड जल्दी वेपराइज नहीं होगा। इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है, और बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर इन्वर्सली डिपेंड करता है। और ये आपको एक बात याद रखनी है कि प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। साइज और शेप से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वेपर प्रेशर पे। एक चीज़ याद रखना है, साइज एंड शेप डू नॉट अफेक्ट वेपर प्रेशर। साइज एंड शेप डू नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर। ऐसा क्यों? शेप और साइज पे वेपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो भी वेपर प्रेशर हम स्टडी करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम स्टडी करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पे इसका अध्ययन किया जाता है। तो जितना पर यूनिट वॉल्यूम तो वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा। कितना भी लिक्विड आप ले लें उसका पर यूनिट वॉल्यूम वेपर प्रेशर नहीं बढ़ने वाला है। अगर एक कंपोनेंट से 1 हो रहा है तो 10 कंपोनेंट से 10 हो रहा है, तो इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखा जाए तो ईच कंपोनेंट से 1 यूनिट वेपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो इस तरह से शेप और साइज से पॉट के, वेसल्स के कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। अमाउंट ऑफ लिक्विड से भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये कुछ बातें हैं जनरल्स वेपर प्रेशर्स के बारे में जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। तो आइए हम अब फॉर्मूले को देख लेते हैं। P1 और P2 को निकाल लेते हैं। अब देखते हैं क्या हम डिराइव कर रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल्स लिक्विड सॉल्यूशंस का हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो पहले कंपोनेंट के लिए P1 और दूसरे कंपोनेंट्स के लिए P2 यूज करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट के लिए P1 और सेकंड कंपोनेंट के लिए P2 यूज होगा। P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड P2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट। क्लियर? देन आइए हम देख लेते हैं। तो P1 is directly proportional to the X1 according to the Raoult's law और P2 directly proportional to the X2। अब हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं P1 बराबर K X1 और इसको हम लिख सकते हैं P2 बराबर K X2। अब यहाँ से हम K की वैल्यू अगर जानना चाहें तो कैसे? अगर हम प्योर कंपोनेंट A ले लेते हैं, प्योर कंपोनेंट ऑफ द A ले लें, तो कैसे हम वहाँ से हम A की मोल फ्रैक्शन ऑफ A की वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? देखिए XV बराबर 0। प्योर A जब लिया जाएगा, प्योर A, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B होगा? नहीं होगा। और
x से कितना होगा 1 होगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। इजन क्लियर, x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है और यहाँ पे हम प्योर A लिए हैं, तो क्या प्योर A में B का कोई मोल फ्रैक्शन होगा, नहीं होगा। क्लियर, अब इतना बात क्लियर है। तो इस फार्मूले से हम क्या जान सकते हैं, अगर P1 या इसको हम x2 ले लें क्योंकि 1 और 2 के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो 1 तो k और x1, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो P1 बराबर k हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो k है और इसमें वेपर प्रेशर किसके वजह से है, ये प्योर है, इसमें कुछ मिलाया ही नहीं गया है, तो B का कुछ नेचर तो होने वाला नहीं है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा P01 के। तो यहाँ से हम इसके जगह पे P01 के किसके बराबर होगा, P01 के बराबर होगा और इसी तरह से P0B के बराबर होगा। तो इस फार्मूले में अब हम यहाँ से पुट कर लिख सकते हैं P1 बराबर P01 और x1 और इसको हम लिख सकते हैं P2 B0 P02 और x2, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, ये प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ A है और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B है। अब देखिए, अगर हम टोटल प्रेशर इसका निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। टोटल वेपर प्रेशर हम डाल्टन्स के रूल्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। डाल्टन्स P टोटल किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच गैसेस दे आर नॉन रिएक्टिंग टू ईच अदर। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, PT बराबर P1 प्लस P2 और n टर्म तक ये यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से P टोटल को निकाल सकते हैं। P टोटल क्या हो जाएगा, P टोटल हो जाएगा P1 प्लस P2। इजन क्लियर, P टोटल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम P1 और P2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो P1 बराबर हो जाएगा P01 x1 प्लस P02 x2, ये हो जाता है हमारा। इजन क्लियर, अब हम लिख सकते हैं x1 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस x1 को 1 माइनस x2 और P01 लिख सकते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, ये नहीं समझ में आ रही है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो x1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2। इजन क्लियर, मोल फ्रैक्शन का एक फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बराबर 1, तो उस फार्मूले से मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 माइनस x2 P0 प्लस P02 x2, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर है, अब देखिए हम अब और क्या लिख सकते हैं, P01 प्लस P02 माइनस P01 x2 लिख सकते हैं।
तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है। आप चाहे तो यहाँ तक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, P0x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा P1, लेकिन P1 से ग्रेटर है। अब हम इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और स्पेशल केस होगा वो नॉन वोलेटाइल्स लिक्विड्स का। इसमें राउल्ट्स लॉ के वेरियस केसेस के बारे में स्टडी करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी होता है। x1 अगर यहाँ पे 1 है तो x2 यहाँ पे 0 होगा, अगर x2 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे x1 0 होगा, और यहाँ पे हमारा P02 मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 ही सबसे ज़्यादा है तो पार्शियल उस प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे किसका, तो यहाँ पे P01, और ऐसे एक ग्राफ हमको देखने को मिलता है, और यहाँ पे P टोटल होता है, तो ये P1 प्लस P2 के बराबर होता है। तो ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये हमको रिप्रेजेंट करता है P2 और P1। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर